इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों के सपने छोटे हो जाते हैं और एक समय बाद वो फिर से एक नया सपना देखते हैं और उससे भी बड़ा सपना देखते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी के करीब होते हैं, किसी के पास होते हैं, अपने मेंटर के पास होते हैं, अपने सीनियर के पास होते हैं, जिन्होंने उनको बिजनेस में प्रमोट किया हुआ रहता है, उनके साथ होते हैं। हर कंपनी का अपना अपना रेगुलेशन होता है, अपना अपना नियम होता है। किसी कंपनी में मैंने देखा है तो डेली क्लोजिंग होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वीकली क्लोजिंग होती है। और थैंक यू मीना जी। और मैं चाहता हूँ मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों से जुड़ जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप किसी लीडर के पास होते हैं, किसी व्यक्ति के पास होते हैं, गुरु के पास होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको सिखाते हैं, हर मुश्किल में हाथ थामते हैं। गुरु युद्ध नहीं करते, वो आपको युद्ध की नीतियां बताते हैं। गुरु बहुत मजबूत नहीं होता, गुरु की शिक्षाएं मजबूत होती हैं, उसकी प्लानिंग मजबूत होती है। गुरु कभी मजबूत नहीं होता। अगर गुरु मजबूत होते तो चाणक्य स्वयं युद्ध लड़ते, ऐसा नहीं हुआ था। एक शिक्षक ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करता है जो अपने हर सपने को पूरा करे, अपने दायित्वों का वो निर्वहन करे और उन्हीं दायित्वों को वो महसूस करे कि ये उसके हिस्से की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हर हाल में उसे निभाना है। आवश्यक नहीं कि आप किसी बेहतरीन व्यक्ति के साथ रहें और आपके पास बहुत अच्छी समझदारी आ जाए, ऐसा नहीं है। जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप किसी समझदार व्यक्ति के साथ हैं तो आप समझदार हैं, मजबूत व्यक्ति के साथ हैं तो मजबूत हैं। एक अच्छा डिसीजन मेकर के साथ हैं तो अच्छा डिसीजन आप लेते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्यों ऐसा नहीं है? किसी के साथ रहना और उसकी शिक्षाओं को सीख लेना, दोनों में अंतर होता है। सोहा पाठक जी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो किसी के साथ रहना और उसकी एजुकेशन को सीख लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा हमेशा सही नहीं होता है और हमेशा गलत भी नहीं होता है। जिसके साथ आप रहते हैं उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा तो आप में आना ही चाहिए और आ जाता है। अगर नहीं आता है तो कहीं पर आपको विचार करने की जरूरत होती है, आपको समझने की आवश्यकता होती है कि कहीं पर कुछ तो प्रॉब्लम है। आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी सारी चीजें आप ग्रहण नहीं कर सकते, उसकी हर एजुकेशन को, उसके हर स्टेप्स को आप अपने लाइफ में नहीं ले सकते। बट मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक गुण होते हैं, स्वयं मैं ही क्यों न हूं। आपको क्या करना है? उन नकारात्मक गुणों को छोड़ देना है जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और आपको सकारात्मक चीजों को सीख लेना है और वही अपनी टीम में संप्रेषित कर देना है। आपको सकारात्मक चीजों को ही सीखने का अधिकार है। जैसे आप सब्जियां लेते हैं तो आप छिलके उतार देते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती है आपको। बिल्कुल इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पर्सनैलिटी से जब आप मुलाकात होती है, आपका संसर्ग होता है, आपसे मीटिंग होती है, तो वहां पर आपको निर्णय लेना पड़ता है। हर हर महादेव, रोशन सिंह जी, वहां पर आपको निर्णय लेना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है आपको कि आपको इनकी कितनी शिक्षाओं को लेना है और कितनी नहीं लेनी है। आपको यह जानना बहुत ही जरूरी होती है।
आज के बैनर में जैसा देखा होगा आपने, प्रभु श्री कृष्ण का तस्वीर देखा होगा। देखा है आप सभी ने बैनर में? जवाब दे सकते हैं आप लोग यस। ध्यान लगाइए, हो सकता है कि आपकी वॉचिंग वहां तक न पहुंच पाई होगी। आपने देखा है प्रभु श्री कृष्ण की फोटो वहां पर लगी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि अर्जुन, जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहते हो, वो युद्ध क्षेत्र में आने के बाद युद्ध की नीतियां भूल जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में कदम रखने के बाद युद्ध के कौशल भूल जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में उतरने के बाद युद्ध करने की मर्यादाओं को तार तार कर देंगे। युद्ध क्षेत्र में उतरने के बाद वह अपनों और परायों की पहचान करने में व्यस्त हो जाएंगे, जबकि युद्ध क्षेत्र में सिर्फ अधर्म और धर्म के बीच का युद्ध होता है। सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में युद्ध होता है। सक्सेस माइंडसेट एंड फेल्योर माइंडसेट के बीच का युद्ध होता है। जो युद्ध पहले दिमाग में लड़ा जाता है, उसके बाद उसे धरती पर लड़ा जाता है, फील्ड में लड़ा जाता है। बट अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में लगातार रह रहे थे, उनकी हर शिक्षाओं को ले रहे थे, युद्ध क्षेत्र में आने के बाद वो हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, केशव मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या स्वयं के लिए यह युद्ध रचा था? क्या स्वयं जीतने के लिए उन्होंने सबको दांव पे लगाया था? नहीं। उसमें उस युद्ध को जीतने के बाद विजेता का नाम घोषित हुआ तो अर्जुन का। लेकिन अगर वह युद्ध हार जाते अर्जुन, तो युद्ध के हारने का ठीकरा भगवान श्री कृष्ण पे फोड़ा जाता। यस और नो? जीत तो अर्जुन की हुई, लेकिन अगर युद्ध में किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ता तो वो युद्ध अर्जुन नहीं हारते, वह श्री कृष्ण हारते। बावजूद इसके अर्जुन ने लड़ने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि श्री कृष्ण जैसा सारथी उनके रथ पे सवार है, जो उसकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नई कूटनीति का इस्तेमाल करने में माहिर हैं वो। बावजूद इसके अर्जुन ने इनकार कर दिया। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण को गीता जैसा उपदेश देना पड़ा, धर्म और अधर्म के बारे में बताना पड़ा, कर्म योग के बारे में बताना पड़ा, ज्ञान योग के बारे में बताना पड़ा। तमाम तरीके की शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। तब जाकर के अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने क्लोजिंग पहले की और क्लोजिंग करने के बाद अर्जुन को बताया कि देखो बेटा, क्लोजिंग ऐसे होती है। रास्ते में कितनी बाधाएं आए फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि क्लोजिंग कैसी हुई तुम्हारी। भगवान श्री कृष्ण ने क्लोजिंग जबरदस्त की। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में निकल गए। लेकिन कई बार अर्जुन से कुछ गलतियां भी हुई। अर्जुन ने बिना भगवान श्री कृष्ण से पूछे प्रण कर लिया कि अगर कल का सूर्य
अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर लूंगा तो मैं यहीं चिता में आग लगाकर उस पर लेट जाऊंगा। लगातार लगातार श्री कृष्ण भगवान रथ को हाँकते रहे। अर्जुन का दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो गया, एक कि सूर्य अस्त न हो जाए और दूसरा कि जयद्रथ को ढूंढना है, उसके लिए रास्ता बनाना है ताकि रथ आगे बढ़ सके। लेकिन अर्जुन के वाणों में वो धार नहीं रह गई थी उस समय। अंततः अर्जुन ने बोला कि भगवान सिर्फ 12 कोस दूर रह गया है, रथ जरा और तेज चलाइए। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया और उन्होंने अर्जुन को डांटा कि ये क्या अधिकार था तुम्हारा इस तरह का प्रण करने की? तुम्हारा कर्म था सिर्फ युद्ध करना, परिणाम क्या निकलता ये आगे देखा जाता। लेकिन तुमने अपने ऊपर एक ऐसा बोझ डाल लिया कि तुम अपने पूरे मन से इस युद्ध में नहीं लड़ पा रहे हो। जो तुम्हारी पूरी एनर्जी है उस पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तब वहां पर अर्जुन को रियलाइज हुआ कि हाँ ये हमने गलती की। परंतु वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने तमाम तरीके की कूटनीतिक चालों को चला और बढ़िया तरीके से अपने शिष्य को विजय दिला दी। यू आर वेलकम प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो माय डियर फ्रेंड, महत्वपूर्ण क्या होता है? आपकी वीकली क्लोजिंग हो, डेली क्लोजिंग हो या मंथली क्लोजिंग है, आप जिस भी कंपनी में हो, जिस जगह भी काम कर रहे हो, पूरे मन से पूरे हृदय से काम करिए। लेकिन क्लोजिंग करने के लिए मैं आपको 7 ऐसी मूलभूत चीजों के बारे में आज बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्लोजिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहली चीज है रेवेन्यू जनरेशन। जब आप क्लोजिंग पर फोकस करके कुछ करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, ट्रांजैक्शन होना है, टर्नओवर होना है। पहला चीज जो आपके दिमाग में आता है वो होता है आपका टर्नओवर। आपके मेहनत करने से, आपके काम करने से एक बड़ा टर्नओवर आपको हासिल होता है। आपको यह सोचना पड़ेगा। अंततः आप सफलता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सफलता की लड़ाई का जो पहला कदम होता है वो होता है क्लोजिंग, और क्लोजिंग का जो पहला कदम होता है वो होता है आपका टर्नओवर। आप टर्नओवर पर फोकस करिए, रेवेन्यू जनरेट करिए, क्योंकि उसी रेवेन्यू के जनरेट होने से आपका पे आउट बनता है, उन लोगों का पे आउट बनता है जिन लोगों ने आपके प्रोजेक्ट पर विश्वास करके आपके साथ पैसा लगाया था। लोग आप पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास का मतलब होता है कि आप ऐसा वर्क कीजिए जिससे कि रेवेन्यू का जनरेशन होता रहे। जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन की तैयारी करिए। क्लोजिंग का एक दिन होता है और सेल्स और मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्लोजिंग का जो दिन होता है वह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वो हमारे लिए एक उत्सव के समान होता है। आप उत्सव मनाते हैं दोनों कंडीशन में। अगर रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ तो खुश होते हैं, अगर रेवेन्यू आपकी उम्मीदों से कम हुआ तो आप अगले क्लोजिंग की तैयारी करते हैं। हर हाल में आपको प्रसन्न रहना रहता है। बहुत बहुत स्वागत है करण जी, हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर वेस्ट बंगाल से। तो रेवेन्यू जनरेशन
सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, हर इंडस्ट्री का आधार रेवेन्यू जनरेशन है। वैसे ही आपके बिजनेस का आधार, आपकी टीम का आधार, आपके लोगों का आधार, आपकी क्लोजिंग का आधार रेवेन्यू जनरेशन है। रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, मतलब टर्नओवर होना चाहिए। दूसरी चीज है कंप्लीटिंग द सेल्स साइकिल। आपकी जो सेल्स की जो साइकिल होती है वो उस दिन कंप्लीट होती है। सेल्स की जब साइकिल कंप्लीट होती है तो उस दिन को आप याद रखते हैं, पहले से आपको याद रहता है। अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो आप 6 दिन लगातार तैयारी करते हैं और 7वें दिन एक बड़े टर्नओवर के लिए तैयार रखते हैं अपने आप को। एक आपकी साइकिल हो जाती है और वो साइकिल उस दिन कंप्लीट हो जाती है। और जब साइकिल कंप्लीट होती है किसी चीज की तो आपको खुशी होती है। जैसे एक बच्चा अगर क्लास 1 में हो या क्लास किसी भी क्लास में हो, हाई स्कूल, इंटर में, ग्रेजुएशन में, जब आपके एक क्लास की साइकिल कंप्लीट होती है और जब आप फाइनल एग्जाम देते हैं तो विचार करिए उस फाइनल एग्जाम के समय आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आपके अंदर एक गजब का सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है, आपके अंदर कुछ सकारात्मकता आ जाती है, आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। आप विचार करिए, जब यहां पर आपकी सेल्स साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि आपकी एजुकेशन का, आपके बिजनेस का, आपकी वर्किंग का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो उस साइकिल की कंप्लीट होने की जो खुशी होती है वो आपकी टीम के प्रत्येक व्यक्ति को फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तीसरी चीज है इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। जब आप एक हफ्ते या एक महीने या एक दिन की क्लोजिंग करते हैं, आप जिस भी बिजनेस में हो, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, तमाम तरीके से प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और वहां पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। आप अपनी टीम से एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको क्लोजिंग करनी रहती है और क्लोजिंग के दौरान कंटिन्यूअसली आपको रन करना रहता है। और मैं वर्षों से एक बात बोलता हूं कि बी ए रनर टू बी ए विनर। अगर आप लगातार दौड़ते हैं तो आप विजेता अवश्य बन जाएंगे, बस आपको लगातार काम करते रहना है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि मुश्किल लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। तो हमने कहा कि बहुत बड़ा लक्ष्य अगर आपका है, अगर आपके घर के बाहर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, आपके पास समय भी कम है और आपको उस पत्थर को तोड़ना भी है, तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आप प्रतिदिन अपने घर से बाहर निकलते हैं और प्रतिदिन अपने घर के अंदर जाते हैं। आपको करना क्या है? वहीं पर एक हथौड़ा रख दीजिए। जब आप घर से निकलिए तो एक हथौड़ा उस पत्थर पे दीजिए और जब आप घर में जाइए एक हथौड़ा फिर उस पत्थर पे दीजिए। और यही केवल नहीं करना है, यहां रुकना नहीं है। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को यही सिखा देना है कि जब तुम घर से निकलना एक हथौड़ा उस पत्थर पे दे देना और जब तुम फिर से घर में प्रवेश करना तो एक हथौड़ा फिर से उस पर लगा देना। कुछ दिन और बीत जाएंगे। अब आपको क्या करना है? आपके घर में जो आपके पड़ोसी आते हैं, आपके जो मित्र आते हैं, आपके जो कलीग्स आते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनको भी यही बता देना है कि जब मेरे घर आना, वहां एक हथौड़ा रखा हुआ है, एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर एक हथौड़ा का चोट कर देना और जब घर से जाना तो एक हथौड़े का चोट कर देना। माय डियर फ्रेंड, एक मुश्किल काम कितना आसान हो गया। आप समझिए, कुछ समय के बाद वो पत्थर जो है ना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो
मुश्किल हालात में भी एक शानदार डिसीजन लेने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर सब कुछ है, सिर्फ आपको पहचान लेना है। मुश्किल से मुश्किल काम को आप आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अब आपकी टीम भी बन रही है और आपका रिलेशन भी डेवलप हो रहा है। सोचिए, वो बड़ा सा पत्थर क्या है? 1 लाख का पे आउट। बड़ा सा पत्थर क्या है? 1 लाख का पे आउट। आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को बताना है कि ये 1 लाख रुपए पर मंथ के पे आउट पर मुझे जाना है। हर क्लोजिंग में 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। अब उसके लिए आप एक प्लानिंग कर लीजिए कि आपके परिवार में अगर 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, तो हर सदस्य से बोलिए कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ सेल कर देना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सेल कर देना है। प्रतिदिन किसी न किसी से अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, अपने बिजनेस को शेयर कर देना है। प्रतिदिन एक प्रोडक्ट का व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना है। प्रतिदिन जो आपकी मीटिंग या ट्रेनिंग होती है उसका स्टेटस लगा देना है, सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है प्रतिदिन। अभी आप कर रहे थे, अब आपके परिवार में 2, 4, 10 सदस्य जो भी हैं वो भी धीरे धीरे करने लगेंगे। एक दिन में नहीं होगा, करने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, उन तक आप अपनी रीच पहुंचाएंगे। उनको भी यही आइडिया देंगे कि एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप करिए और जिस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्टेटस लगा लीजिए। कितना आसान है ना। और ऐसे करते करते जो आपने किया वही आपकी टीम भी धीरे धीरे करने लगेगी। 1 लाख का पे आउट कितनी आसानी से आप अचीव कर लेंगे। आप बड़े वजन को अकेले नहीं उठा सकते। उस वजन को उठाने से क्या क्या फायदा होगा, ये अगर ज्यादा लोगों को आप समझा लेंगे तो ज्यादा लोग मिल करके उस बड़े वजन को उठा लेंगे। 1 लाख रुपए का पे आउट आप अकेले नहीं अर्न कर सकते। 10 लाख का पे आउट आप अकेले अर्न नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, लोगों की टीम बनानी है। टीम कैसे बनेगी? इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। याद रखिएगा, अगर आपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया तो आप टीम बना सकते हैं। अगर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं किया तो आप टीम नहीं बना सकते। रिलेशनशिप अगर आपका खराब है, आपका अपनी टीम से रिलेशन खराब है, तो जो टीम आपने बनाई है वो टीम भी बिखर जाएगी। ऐसे मुश्किल हालात में आप बिजनेस पर फोकस मत करिए, फोकस ऑन द बिल्डिंग ऑफ रिलेशन। आप रिलेशन को बिल्ड करने पर फोकस कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्रिएटिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी, लोगों को यह पता चलेगा, लोगों को अर्जेंसी पता चलेगी, जल्दीबाजी पता चलेगी कि जल्दी जल्दी बिजनेस कैसे निकाला जाता है, क्योंकि क्लोजिंग नजदीक है और आप जल्दी जल्दी टीम में जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली लोगों को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वाया व्हाट्सएप या ग्रुप के माध्यम से आप मैसेज कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। लोगों को बस ये पता चल जाए कि जब अर्जेंसी आती है तो उस अर्जेंसी के समय में बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, उनको यह बता देना है। जैसे जब आसानी से चलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ जरूरत आ जाती है तो आप अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा देते हैं, अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देते हैं, या अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप पैदल चलने की रफ्तार को आप बढ़ा देते हैं। विचार करिए, एक सेंस डेवलप होता है और ये एक दिन में नहीं होगा। हर क्लोजिंग में, जैसे आपकी वीकली क्लोजिंग होती है या मंथली क्लोजिंग होती है, वीकली क्लोजिंग में भी आपको लोगों को बताना है कि
अर्जेंट बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग निकालनी है, अर्जेंट बेसिस पे आपको सेल निकालनी है, अर्जेंट बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट सेल करना है, पैकेज सेल करना है। कुछ लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उनको अपनी बुकिंग करानी रहती है या सेल करना रहता है। तो ये जल्दीबाजी में, बिकॉज आप एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट को हिट करना रहता है जल्दीबाजी में। लोगों को जल्दीबाजी की आदत है हमारे देश में, लाइन तोड़ करके आगे से वो एंट्री ले लेते हैं। आप देखिए हर जगह जैम लगता है। लाइन तोड़ने की आदत सभी को है, अर्जेंसी की आदत सभी को है। आपको करना क्या है, उस आदत को रीडेवलप कर देना है उस व्यक्ति के अंदर। जल्दीबाजी में लोगों को डिसीजन कैसे लेना है ये बताना है, कम समय में बड़े टारगेट को हिट कैसे करना है, इस चीज की आदत डलवानी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होगा, हर हफ्ते आपको ये आदत डलवानी पड़ेगी। फ्राइडे के दिन तहलका मच जाना चाहिए पूरी की पूरी टीम में। आपके लोगों को लगना चाहिए, जब बृहस्पतिवार को वो सोने जाए तो उनके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि कल फ्राइडे है, कल क्लोजिंग है। क्लोजिंग के दिन में आप आराम कैसे कर सकते हैं, जबकि उसी दिन बहुत से लोगों की जरूरतों के पेचेक पे सिग्नेचर करना रहता है लोगों को। उस अर्जेंसी को लोगों को समझाना पड़ेगा और यही लीडरशिप का काम है। लीडरशिप का मतलब होता है अर्जेंट बेसिस पर चीजों को समझाना, इस्टेब्लिश करना, लोगों के दिमाग में वो चीज को भर देना। ये समझाना तो पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके केवल ऐसा नहीं कर सकते, आपको भी फील्ड में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाउ मच यू आर सीरियस फॉर द क्लोजिंग। पहले आप सीरियस होंगे अपनी क्लोजिंग के लिए, उसके बाद आपकी टीम का एक एक व्यक्ति धीरे धीरे करके सीरियस होता चला जाएगा। आप शुक्रवार के महत्व को एक बार समझ करके देखिए, समझा करके नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट अलाउ यू टू प्रेशराइजिंग योर टीम, नो, बिल्कुल आपको अपनी टीम को प्रेशराइज नहीं करना है। जस्ट फील द प्रेशर एट योर ओन, खुद पर इस प्रेशर को महसूस करिए। आपका टारगेट होना चाहिए एवरी फ्राइडे यू हैव टू वर्क फॉर योर पेचेक। आपको समर्पित होना है हर फ्राइडे को, बिकॉज फ्राइडे को आप कुछ पूरा करना चाहते हैं, कुछ टारगेट लेकर के चले हैं। एक छोटा सा ही लेकिन सही है, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। आपकी टीम में कितने लोग बैठे होंगे कि इस हफ्ते अगर हमारा ये चेक बन जाएगा तो मैं इससे अमुक कार्य कर लूंगा। शुक्रवार कैसे आप मिस कर सकते हैं, कैसे आप आसानी से जाने दे सकते हैं अगर फ्राइडे को आपकी क्लोजिंग होती है तो। फ्राइडे को एकदम दिमाग आपका फ्राई हो जाना चाहिए कि आज हमें कुछ बड़ा करना है, आज कुछ ऐसा करना है कि मेरी टीम में कई लोगों का चेक बने, कई लोगों के घरों में पेमेंट जाए। इस दृष्टिकोण को लेकर के जब आप काम करेंगे तब जाकर के आपकी टीम के अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी का क्रिएशन होगा। पांचवी चीज है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्शंस। जब कंटिन्यूअसली आप टीम में रहेंगे, बिकॉज आप क्लोजिंग अच्छा करना चाहते हैं, और जो लोग क्लोजिंग अच्छा करना चाहते हैं कंटिन्यूअसली वो टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, लगातार वो टीम से बात करते रहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको यह समझ में आता है क्लोजिंग अगर कम होती है तो कहां कहां पर किस किस तरह की समस्याओं का सामना मेरी टीम के लीडर्स को करना पड़ा है। उन समस्याओं को आपको हैंडल करने का तरीका सिखाना है, आपको समझाना है, बताना है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होने लगती हैं, ये समझ में आने लगता है कि किस लीडर को किस तरह की समस्या हो रही है। आपको जाना है और उस लीडर की उस स्पेशल प्रॉब्लम को करेक्ट करना है, क्लियर करना है, उसको एक शानदार रास्ता देना है, उसके कंधे पर हाथ रखना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा,
वीकली अगर क्लोजिंग हो रही है, फ्राइडे को आपको फ्राइडे समझना पड़ेगा अपनी। अगर आप समझ गए ना तो आपकी टीम भी समझ जाएगी। टीम वही समझती है जो उसका लीडर समझता है। टीम वही समझती है जो लीडर समझता है। जो लीडर नहीं समझता उसकी टीम भी उस चीज को नहीं समझती। और ऐसे हालात में वो लीडर क्या करते हैं, फिर वो चलती हुई रो को ब्रेक करके आगे निकलने का प्रयास करते हैं। आप उसे रोक ही नहीं सकते। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब आप वीकली क्लोजिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि आपकी टीम में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। इसके बारे में आपको अंदाजा लग जाता है। और सबसे मजेदार चीज जो अगली चीज है, अलाइनमेंट बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। अब समझिएगा, अलाइनमेंट मतलब बैलेंस इन द सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स मतलब जनरेशन ऑफ मनी, रेवेन्यू का जो जनरेशन होता है ये सेल्स होता है। और मार्केटिंग कितने अच्छे तरीके से की गई है ये जनरेशन ऑफ सेल्स बता देता है। कितनी ज्यादा सेल आपने की है, 1 आईडी, 2 आईडी, 10 आईडी, 20 आईडी, आप विचार करिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। क्लोजिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं सिखा रहा हूं। कई लोगों को मैं सिखा चुका हूं, लोगों की डायरी में लिख लिख करके बता चुका हूं। मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। रोशन सिंह जी, 6th पॉइंट क्या है सर? अलाइनमेंट बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्शन। कई आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारे पॉइंट्स डाल देता हूं जिस पॉइंट के पर मैं आप सभी से डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोग बाद में इस वीडियो को फिर से देख सकें और इन पॉइंट्स को अपने यहां नोट करके और इन्हीं पॉइंट्स पर जो मैंने आपको बताया है आप अपनी टीम को भी बताइए। आपको मैं क्लोजिंग करने का तरीका बता रहा हूं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सच में अगर आपने इस तरीके को आजमा लिया ना तो इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए छाप लेंगे। कमाना अलग की बात है। अब आप लोग लिख लीजिए करना क्या है आपको। जैसे आज सैटरडे है, अभी मंथली क्लोजिंग आपकी होगी 30 को और वीकली क्लोजिंग होगी नेक्स्ट फ्राइडे को। क्लियर? अभी आपको किसकी तैयारी करनी है? मंथली क्लोजिंग की। आप अपनी टीम के 10 लोगों का नाम, 20 लोगों का नाम, 50 लोगों का नाम, 100 लोगों का नाम अपनी डायरी में नोट करिए और उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से समझिएगा। अगर किसी लीडर की कैपेबिलिटी है 10,000 बिजनेस वैल्यू करने का तो उस को टारगेट दीजिए 15,000 का। अगर किसी लीडर का टारगेट किसी लीडर की कैपेबिलिटी है 50,000 की तो आप उसे टारगेट दीजिए 60,000 का। और आप लोगों को करना क्या है, हमेशा, अभी तो मंथली क्लोजिंग है, अपने लीडर्स का नाम यहां पर नोट करते हुए चले जाना है। और लीडर्स का नाम जो यहां पर आप नोट करते जाएंगे और उनका यहां पर टारगेट नोट करेंगे कि कितना टारगेट है। 50,000 का टारगेट है, इसका टारगेट 1 लाख का है, इसका टारगेट 2 लाख का है, इसका टारगेट 3 लाख का है। इस तरह से आपने अपनी टीम के 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने लोग हैं आपकी टीम में, किसी की छोटी टीम होगी, किसी की बड़ी टीम होगी, अपने टीम की संख्या के हिसाब से आप टारगेट बना लीजिए और ये टारगेट अपने टीम के ग्रुप में डाल दीजिए कि इस महीने आप सबका इतना इतना टारगेट है। अब आपको क्या करना है, उस टारगेट पर कैसे पहुंचना है, कैसे हिट कराना है, उनसे कंटिन्यूअसली मीटिंग करना शुरू करिए, रिपोर्टिंग करना शुरू करिए, उनसे बातचीत करना शुरू करिए। लेकिन जैसे ही लगे आपको कि वो प्रेशर में आ गया है, डोंट टॉक अबाउट द बिजनेस। उसी वक्त आप बिजनेस की बातचीत से पीछे हट जाइए, अदरवाइज वो बंदा आपका कॉल
अवॉइड कर देगा। मैं जनरली उन लोगों को फोन नहीं करता जो लोग बिजनेस को अवॉइड करते हैं, और मैं जब फोन भी करता हूं तो मैं बिजनेस की बात नहीं करता, मैं इधर उधर की बात करता हूं। लोगों की मेंटेलिटी सामने वाले की समझ करके एक लीडर को निर्णय लेना पड़ता है। कितना बिजनेस देना है वो नोट करिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही फ्राइडे को क्लोजिंग हो जाती है, आपको करना क्या है, सैटरडे की मॉर्निंग तक आपको तैयार करना है कि किस व्यक्ति से कितनी आईडी चाहिए। आपने एक व्यक्ति, जैसे आपकी टीम है, मान लीजिए उस टीम में जो लोग एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल है, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव नहीं है बट रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम लिखिए। किसी को 1 आईडी का टारगेट, किसी को 5 आईडी का टारगेट, किसी को 4 आईडी का टारगेट, किसी को 10 आईडी का टारगेट, और एक सिंगल जो न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए वह 5000 रुपीज की होनी चाहिए। और इसके हिसाब से आप विचार करिए, इतने बड़े सपने, इतनी ज्यादा जरूरतें, और आपका इन्वेस्टमेंट जस्ट 5000 रुपीज। 5000 रुपए में तो साहब आज के दौर में आप मोबाइल भी नहीं खरीद सकते। मोबाइल को खरीद करके आप क्या बना लेंगे? 10, 20, 50 हजार का 1-2 लाख का मोबाइल तो यूं ही रास्ते में गिर जाता है। बंदा अगले दिन फिर से 10, 20, 50 हजार, 1 लाख लगा के नई मोबाइल ले लेता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि ये बंदा इतनी महंगी मोबाइल लेकर के चल रहा है, अगर उसकी मोबाइल चोरी हो जाती है तो अगले दिन शाम तक उसके पास एक नई मोबाइल आ जाती है। आप समझिए, सिर्फ 5000 रुपीज, 5000 रुपए। मैं सच बताऊं, लोग, कई लोगों को मैं जानता हूं जो 150-200 रुपए का तो खा जाते हैं। अब क्या खाते होंगे मालूम ही होगा आपको। 1000-1000 रुपए का पी जाते हैं। क्या पीते होंगे ये आपको पता ही होगा। 1 महीने में कितना हुआ सोचिए। 6000 से 10,000, 20,000, 50,000, ये खर्चे होते हैं लोगों के। और आप उनको ढेर सारा पैसा और स्वास्थ्य कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कितने रुपए की बात कर रहे हैं? जस्ट 5000 रुपीज, जस्ट केवल 5000 रुपए। आप बताइए, जिंदगी बदलने के लिए क्या ये महंगा सौदा है? सपनों को पूरा करने के लिए क्या ये महंगा सौदा है? अपने परिवार की जरूरतों को पूरे करने के लिए क्या ये महंगा सौदा है? अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए क्या ये महंगा सौदा है? आपको अपनी कार बदलनी है, नई कार लेनी है, क्या 5000 रुपए महंगा सौदा है? आपको अपने लिए एक नई बाइक लेनी है, क्या ये महंगा सौदा है? आपको अपनी पत्नी को एक शानदार ब्रेसलेट देना है, क्या ये महंगा सौदा है? आपको कुछ अपनी पत्नी को ज्वेलरी देनी है, क्या ये महंगा सौदा है? अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन साइकिल खरीद करके देनी है, क्या ये महंगा सौदा है? आपको अपना घर बनवाने हैं, क्या ये महंगा सौदा है? आपको जमीन खरीदनी है, क्या ये महंगा सौदा है? आपकी वजह से कई लोगों के जिंदगी में सकारात्मक और बड़े परिवर्तन आ सकते हैं केवल आपके निर्णय से, तो क्या ये महंगा सौदा है? आपको सोचना है और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने सहयोगियों को यही बात समझानी है कि क्या ये महंगा सौदा है। सोचना तो पड़ेगा, विचार करना तो पड़ेगा। आज लोग लाखों और करोड़ों रुपए की कार लेकर के चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से।
विचार करिए, लोग करोड़ों रुपए की कार लेकर के चलते हैं। आप कितना बड़ा बिजनेस करेंगे? मेरा पहला बिजनेस था जिसमें इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपीज था। कितना? 7,000 रुपीज। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 7,000 रुपए लगा करके करोड़ों रुपया अर्न कर सकें? बताइए। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुछ हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आज लाखों रुपए की इनकम यहां करके आज इस मीटिंग में है, इसी मीटिंग में है जिस मीटिंग को आप देख रहे हैं इस समय। कुछ हजार रुपए लगा करके लाखों रुपए की इनकम करके लोग इसी मीटिंग में इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर आप 1,000 रुपए लगा करके लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, जो भविष्य में करोड़ों में तब्दील हो जाएगा, तो क्या यह महंगा सौदा है? लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से आप बचा लेंगे, लोगों को गठिया जैसी बीमारी से आप बचा लेंगे, लोगों को हाई बीपी जैसी बीमारी से आप बचा लेंगे। लोगों की प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए आप एक रास्ता देते हैं जस्ट इन 5,000 रुपीज। आप मुझे बताइए, क्या यह महंगा सौदा है? सोचना तो पड़ेगा साहब, सोचना पड़ेगा। बात यह नहीं है कि कोई नहीं समझता है, बात यह है कि हम समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं। समझना तो पड़ेगा, विचार करना तो पड़ेगा। और लास्ट टॉपिक है क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ टीम एक्टिविटी। अगर आप क्लोजिंग पर फोकस करेंगे तो आपको अपनी टीम एक्टिविटी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है, सारी जानकारी आपको हो जाती है, पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है। आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे काम कर रही है, आपको सब समझ में आ जाता है। उस हर समस्या को आप माइन्यूटली वॉच कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, क्योंकि आपकी टीम हर बात आपसे नहीं कह पाती है, लेकिन आप उनकी हर बात को समझने की काबिलियत रखते हैं। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। कोई कुछ कहे उससे पहले हम समझ जाएं, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाए, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। और मैं आपको बता दूं, तमाम लोग हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां ऐसे करते रहते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि शौक पूरे होने चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि शौक कौन सा होता है? 100 कंपनियों में काम करने का शौक है या 100 करोड़ अपने घर में लाने का शौक है? साहब, सोचना तो पड़ेगा। आपका जो भी शौक है, जो भी शौक है, 100 कंपनियों में काम करने का शौक है, वो भी पूरा होगा, तथास्तु। और 100 करोड़ कमाने का लक्ष्य है, वो भी पूरा होगा, तथास्तु। ये तथास्तु मैं नहीं कहता, बल्कि जब आप अपनी मन, अपने विचार, अपनी वाणी, अपनी आत्मा से ठान लेते हैं कि मुझे 100 कंपनी में काम करना है, तो ऊपर से ये आवाज आती है, तथास्तु। और जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि आपको 100 करोड़ अपने घर में लाना है, तो भी ईश्वर वो आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं जा बेटा, तथास्तु। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों रास्ता आपके पास है, तथास्तु। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा। क्योंकि मैं 3 शास्त्र के बारे में जानता हूं, बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं बता दे रहा हूं। और मालूम है वो 3 शास्त्र कौन से हैं? पहला है ज्योतिष शास्त्र। जो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जो आपके भाग्य में लिखा है, समझिएगा, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वह अवश्य आपको मिलेगा।
दूसरा शास्त्र है कर्म शास्त्र। कर्म शास्त्र कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा है ज्योतिषीय विधान में हम लिख देंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही हम ज्योतिषीय शास्त्र में लिख देंगे और वही तुम्हारे साथ होगा। लेकिन एक और शास्त्र है, दैट इज कॉल्ड व्यवहार शास्त्र। व्यवहार शास्त्र आपसे क्या कहता है कि जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा ही कर्म करने की मैं तुमको प्रेरणा दूंगा, और कर्म कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही ज्योतिष शास्त्र में मैं लिख दूंगा। और ये अटल सत्य है। अगर आप इस सत्य को मानते हैं तो यहां पर लिखिए कि यस, ये राइट। तीन शास्त्र हैं, विश्वास करिए, ये तीनों शास्त्रों के अंडर में हम भी स्वयं हैं, आप भी हैं। मेरा व्यवहार शास्त्र मेरे कर्म को प्रभावित करता है और मेरा कर्म शास्त्र मेरे ज्योतिषीय विधान को प्रभावित करता है। समझना तो पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल एक शास्त्र पे यकीन करते हैं, बट इन तीनों शास्त्रों को साधने का एक शस्त्र है आपके पास। और वो शस्त्र क्या है? वो सब आपने साइन अप किया हुआ है। एक शानदार शस्त्र आपने साइन अप किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज अवश्य आप सभी ने कुछ न कुछ सीखा होगा। और मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, आज की जो सबसे मजेदार पॉइंट आपको लगी वो कौन सी लगी? मैंने ढेर सारे पॉइंट्स आप सभी को बताए। आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा, सारे पॉइंट्स हमने बताए, सब मजेदार। थैंक यू दीपक जी। दीपक जी की उस दिन की मीटिंग मैं सच बताऊं तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। करण जी बहुत कुछ सीखा सर। आपको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी पॉसिबल करण जी हुई होगी लैंग्वेज की वजह से। आप पूरी बात को थोड़ा सा कैच नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं कोशिश किया मैं सीख जाऊं बांग्ला, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। बट इतना मालूम है कि एक दिन मैं बांग्ला में आपसे बात करूंगा, इतना अवश्य है। कर्म शास्त्र, गुड। करण जी ने बोला कर्म शास्त्र। आजाद जी सर मुझे तो सारी सारी चीजें अच्छी लगी, गुड। राम कुमार चौधरी जी, तो जो भी हमने सिखाया ये किताबी बातें नहीं है, ये हमने जो सीखा है अपने जीवन में, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, आज मैंने आप सभी लोगों को सिखाने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो के इस लिंक को आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप में ढेर सारे लोग हैं लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो सभी लोग सीखें कुछ न कुछ। संजीव जी, करण मंडल, नागेंद्र विश्वकर्मा जी, थैंक यू फॉर द कमेंट। मीना सूर्यवंशी जी, थैंक यू, गुड, थैंक यू सुमन। राजेश सिंह जी, सभी गुड। शिवनाथ गुप्ता जी, तीनों शास्त्र के बारे में बताएं, बिना तीनों के नहीं होगा। सही बात है, तीनों शास्त्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना? तो सबसे पहले क्या सही करना है? व्यवहार शास्त्र। व्यवहार शास्त्र अगर आपका अच्छा है तो वो कर्म शास्त्र को अच्छा बना देगा। अगर कर्म शास्त्र अच्छा है तो आपका ज्योतिषीय विधि विधान शास्त्र सब अच्छा हो जाएगा। गुड। और ये जो आज हमने बताया है इसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इसके वीडियो को आप लोग शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे है, संडे को फन डे नहीं मनाना है, बल्कि आपको अभूतपूर्व मेहनत करनी है।
जहां जो है, जैसे है, जिस हाल में है, वहां पर वैसे उस हाल में आपको सफलता का झंडा गाड़ना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार। गुड। बहुत अभय जी ने जो लिखा है उसे आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा। अभय जी ने बहुत शानदार कमेंट लिखा हुआ है। उस कमेंट पर आप सभी लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, सभी चैंपियंस का।